हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के अपने इस वीडियो में हम 2018 का जो प्रीवियस ईयर पेपर फर्स्ट सेमेस्टर का हुआ था मैथ का पेपर, उसको पूरा देखने वाले हैं, उसके पूरे सोल्यूशन को देखेंगे। ठीक है। और हम इससे पिछले वीडियो में हम 2017 का जो पेपर हुआ है उसको देख चुके हैं। इस वीडियो में हम 2018 के पेपर को देखने वाले हैं। ठीक है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू। पहला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 81 और 83। तो आप तो जानते हैं 9 से 81 भाग चला जाएगा तो ये तो होगी नहीं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आप जानते ही हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियोज़ में कि अभाज्य संख्या वो होती हैं जो 1 से भाग चली जाए और स्वयं, तो 1 और स्वयं के अलावा किसी तीसरे संख्या से भाग नहीं जानी चाहिए। अगर चली जाती है तीसरी संख्या से तो वो भाज्य संख्या हो जाती है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 83 और 87। तो इसमें जो 83 है वो तो भाग नहीं जाएगा, मगर जो 87 है वो 3 से भाग चला जाता है। ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है 81 और 89। तो 81 तो भाग ऐसे ही चला जाएगा तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन जो आपको दिया है 83 और 89, ये आपका सही होगा। 80 और 90 के बीच ये दो अभाज्य संख्याएँ आती हैं, 83 और 89। दूसरा आपका दिया हुआ है कि 90 डिग्री के कोण को कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था ऑलरेडी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हुए हैं तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको फर्स्ट सेमेस्टर मैथ की जो प्लेलिस्ट मिल जाएगी उसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि 90 डिग्री कोण को हम समकोण कहते हैं। तो वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा दिया हुआ है वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाए वाले रेखाखंड को कहते हैं। तो पहला दिया हुआ है परिधि। तो परिधि नहीं होगा, क्योंकि परिधि तो वृत्त का चारों ओर का जो एरिया होता है, जो एक लाइनिंग होती है चारों ओर की, उसे हम परिधि कहते हैं। दूसरा दिया हुआ है जीवा। तो हाँ, जीवा हो सकती है। तीसरा दिया हुआ है चाप। तो चाप नहीं होगी। चौथा दिया हुआ है हमारा त्रिज्या। तो त्रिज्या भी नहीं होगी। कह रहा है कि दो बिंदुओं को मिलाए। ठीक है। जैसे कि ये वृत्त है, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को जब कोई रेखा मिलाती है तो उसे हम जीवा कहते हैं। त्रिज्या नहीं कहेंगे, क्योंकि त्रिज्या दो बिंदुओं को नहीं मिलाती है। त्रिज्या हमारी यहीं से केंद्र से लेकर परिधि पे ख़त्म हो जाती है। हमारा परिधि भी नहीं होगी। परिधि जो ये गोल वाला एरिया इसे कहते हैं। हमारी जीवा ही ऐसा हो सकती है। ठीक है। चाप भी नहीं होगी। चाप भी मैंने आपको बताया था कि जब दो रेखाओं से ये हम जो ऊपर वाला ये इसको मिलाते हैं तो इसे हम चाप कहते हैं। ठीक है। तो चाप भी हमारा नहीं होगा। तो इसमें हमारा ब ऑप्शन जीवा सही हो जाएगा। चौथा हमारा दिया है निम्नांकित में से 5 से विभाज्य संख्या है। 4 संख्याएं आपको ऑप्शन में दिख रही हैं, इसमें से पूछ रहा है 5 से विभाजित कौन सी होगी। तो इसके आपके 2 तरीके हैं। या तो आप सबको भाग करके देख लीजिए, या आपको 5 से विभाजिता का नियम पता होना चाहिए। 5 से विभाजिता का नियम ये कहता है कि आपके इकाई का अंक 0 या तो 5 होना चाहिए। मतलब किसी भी संख्या का इकाई का अंक यदि 0 है या फिर 5 है तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक है। तो इसमें हमको एक ऐसी संख्या ऑप्शन में जो दिख रही है 3775, उसी में लास्ट में 5 दिख रहा है। बाकी किसी में ना 5 है ना 0 है। तो सिर्फ ही ऐसी संख्या है जो 5 से विभाजित हो सकती है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। पाँचवा हमारा दे रहा है कि 15% का भिन्न रूप होगा। दिया हुआ है कि 15% को भिन्न रूप में बदलना है। तो चूँकि 15% दिया हुआ है तो जब हम इस परसेंट के निशान को हटाएंगे तो 15 के नीचे क्या लगेगा? 0 लगेगा। ठीक है। अब यदि हम इसको काटें तो 3 पचे हमारा 15 होता है और 20 पचे 100 होता है, यानी कि 3/20 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे यानी कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है। छठा सवाल हमारा दिया हुआ है कि राकेश ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। यदि पूर्णांक 500 है तो राकेश ने कितने अंक प्राप्त किए? देखिए, कह रहा है कि पूर्णांक 500 यानी कि 500 अंक की परीक्षा है और जो राकेश है उसने 65% अंक लाए हैं। तो 500 का 65% हम निकाल देंगे। 65 और परसेंट के लिए नीचे 0। 100 से भाग देंगे 5 बार में जाएगा। 5 से 65 को गुणा करेंगे तो 25, 5 1 30 और 2 32, यानी कि राकेश ने 325 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। 500 का हमने 65% निकाल दिया जो कि 325 के बराबर आएगा। अगला सवाल दिया हुआ है कि समीकरण
3x माइनस 5 इक्वल टू x प्लस 3 को हल कीजिए। 3x माइनस 5 इक्वल टू x प्लस 3 दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से के लिए सबसे पहले आप देखिए जो x वाली जो टर्म है उसको एक साथ कर लीजिए। तो 3x तो इधर है ही, इधर x है, इसको इधर बुला लीजिए, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इधर 5 है और 3 को एक साथ कर लेते हैं। 5 अगर इधर माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 3 तो यहाँ पहले से बैठा ही हुआ है। 3x में से एक x घटा देंगे 2x हो जाएगा। 5 में 3 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा। x का मान हमारा क्या आ जाएगा, 2 से जब 8 को काटेंगे तो x का मान हमारा 4 आ जाएगा, 2 चौक 8। ठीक है, तो हमारा 4 आंसर आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। अगला सवाल हमारा दिया हुआ है कि यदि किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल बताना है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी अपने वीडियोस में कि वर्ग क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो कह रहा है कि वर्ग की एक भुजा दी हुई है। सबसे पहले हम एक वर्ग बना लेते हैं। वर्ग की चारों भुजाएं एक समान होती हैं। तो यदि एक भुजा दी हुई है 6 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये है कि सारी भुजाएं जो होंगी वो 6 सेंटीमीटर ही होंगी। और वर्ग का जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है कि भुजा का स्क्वायर, ए स्क्वायर मानिए चाहे भुजा का स्क्वायर। तो भुजा हमारी क्या दी हुई है, 6 दी हुई है, यानी कि 6 का स्क्वायर यानी कि 6 गुणे 6, इसका मतलब 36 आएगा। 36 में भी कभी भी यूनिट लिखना मत भूलिएगा, नहीं तो उसका आपका एक नंबर चाहे आधा नंबर जरूर कट जाएगा। यूनिट हमारी सेंटीमीटर है, तो जब 6 को 6 से गुणा करेंगे यानी कि हम 6 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब कि हमारा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए, जो वर्ग होता है, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। आप ए को भुजा मान लेंगे तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, या फिर आप लिख सकते हैं भुजा का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। और भुजा हमारी 6 दी हुई है, यानी कि 6 का स्क्वायर जो कि 36 होता है, और सेंटीमीटर में दी है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, एक अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि x प्लस 5 का होल स्क्वायर का मान बताइए। देखिए दिया हुआ है x प्लस 5 के होल स्क्वायर का मान बताइए। तो इसको सॉल्व करने के आपके पास दो तरीके हैं। या तो आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला पता रहा है तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला हम जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ये a है और ये b है, तो b का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लिख ही देते हैं यहाँ पे, b यानी कि 5, इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए का मतलब x इंटू बी का मतलब 5, यानी कि x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 5 दूनी 10x। तो ऐसे ये आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका आपका क्या है, यहाँ पे दिया x प्लस 5 का होल स्क्वायर। इसका मतलब है कि जो x प्लस 5 है वो 2 बार लिखा हुआ है, x प्लस 5 और x प्लस 5। अब आप दोनों को गुणा कर लीजिए। x से सबसे पहले हम x को x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। अब x को 5 से गुणा करेंगे तो 5x आ जाएगा। अब 5 को x से गुणा करेंगे 5x आ जाएगा, और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, जोड़ लीजिए, x स्क्वायर हो जाएगा 5x और 5x 10x हो जाएगा, और 2500 हमारा दिया हुआ है। यही जो हमारा अभी आंसर आया था ये वाला, यही हमारा दोबारा आ गया। तो ये दो तरीके हैं आपके पास सॉल्व करने के लिए इसको। देखिए, एक अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पटरी और प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाइए। तो आप इसे इजीली बना सकते हैं, क्योंकि ये बुक में से आप पढ़ने वाली चीज़ है तो इसे आप पढ़ सकते हैं। एक अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 11वां क्वेश्चन, संख्याओं 13, 39 और 273 का HCF निकालना है आपको, मौसा ज्ञात करना है। ठीक है, 13, 39 और 273। ठीक है, तो हम भाग विधि द्वारा इसका HCF ज्ञात कर लेते हैं। तो भाग विधि द्वारा HCF ज्ञात करने के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ
कि सबसे पहले जो सबसे छोटी संख्या होती है उससे हम उससे बड़ी वाली संख्या को भाग देते हैं। तो सबसे छोटी संख्या हमें यहाँ पे 13 दी हुई है और 13 से बड़ी संख्या 39 दी हुई है। तो 13 से भाग देंगे तो 13 तिया 39। तो जब पहली बार भाग चला जाए तो जो लास्ट में हमारी संख्या बचती है उससे हम अगली संख्या को भाग देते हैं। अगली संख्या हमारी 273 दी हुई है। 13 दूनी हमारा 26 हो जाएगा और 13 एकम 13 हो जाएगा, यानी कि 13 जो है वही हमारा HCF हो जाएगा। लास्ट में अगर संख्या पूरी कट जाती है तो जो भी इसका यहाँ पे जिससे भी हम भाग दे रहे हैं वही हमारा मौसा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 13 से भाग देने पे संख्या पूरी कट गई, इसलिए हमारा 13 ही से क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक साइकिल 1800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुई, साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए, आपके सिलेबस में कहीं भी लाभ या हानि का जिक्र नहीं है। आपके सिलेबस में कहीं भी लाभ हानि आपको नहीं पढ़ना है, फिर भी लाभ हानि के सवाल पूछे जाते हैं, साधारण ब्याज के सवाल पूछे जाते हैं, वो भी आपके सिलेबस में नहीं है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आउट ऑफ द सिलेबस आ जाती हैं, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बस इतना ही करिए कि आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। इसी के लिए हम आपको ये सारे सवाल करा रहे हैं, ये सारी जानकारी दे रहे हैं कि आप हर उस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा जिससे आप बिल्कुल बेखबर हैं। आप पढ़ के सिलेबस जाएंगे और आप कुछ और भी जाएगा तो आप वहाँ पे घबराइएगा मत, इसलिए आप सब चीज़ें पढ़ कर जाइए। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में लाभ हानि का ये क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि 1800 रुपये की एक साइकिल खरीदी जाती है। ठीक है, तो कितने परसेंट का, 10% की हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्रय मूल्य यानी कि कितने में उसे खरीदा गया होगा। देखिए 1800 रुपये में उसको बेचा गया। ठीक है, एक बात समझने वाली यहाँ पे ये है कि जब कोई भी चीज़ खरीदी जाती है ना, तो उसका जो दाम होता है वो 100% होता है अपने में। यानी कि जब भी ये साइकिल खरीदी गई होगी तो जितने भी रेट में खरीदी गई होगी वो अपने में 100% होगा। जो भी इसका दाम होगा वो 100% होगा। 100% भी से खरीदा गया है और 10% हानि पे बेच दिया गया। आप बताइए, 100% पे खरीदा और 10% हानि पर बेच दिया। ठीक है, तो यानी कि उसने इसे 90% पे बेच दिया। ठीक है भाई, 100 में खरीदा, 10 रुपये की हानि पे बेच दिया, यानी कि 90 रुपये में इसको बेचा होगा। मगर बेचा कितने में है, दिया कितने में हुआ है, 1800 में। सवाल में दिया हुआ है ना कि साइकिल को कितने में बेचा है, 1800 में, यानी कि 90 की वैल्यू 1800 दे रखी है। ठीक है, यदि हम इसको काटेंगे, 9 से इसको काटें, 9 दूनी 18, यानी कि 1% की वैल्यू 20 रुपये के बराबर दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, 1% की वैल्यू, यदि 1% की वैल्यू 20 के बराबर है तो हमने तो इसे 100% पे ख़रीदा था। ठीक है, 100% पे 1% की वैल्यू 100 के बराबर है, 1% की वैल्यू 20 के बराबर है, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 गुणे 20, यानी कि 2000 रुपये उस साइकिल का क्रय मूल्य रहा होगा। यानी कि 2000 रुपये में खरीदी गई थी, 1800 रुपये में बेची गई, तभी उसको 10% की क्या हुई है, हानि हुई है। ठीक है, तो आपको आई होप ये तरीका आपको समझ में आया होगा। 100% पे खरीदी थी, 10% की हानि पर बेची, यानी कि 90% पे बेची, और सवाल के हिसाब से कितने बेची है, 1800 में, यानी कि 90% की वैल्यू 1800, तो 1% की वैल्यू 20 रुपये। यदि 1% की वैल्यू 20 रुपये तो 100% की वैल्यू 2000। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए। एक अगला सवाल दिया हुआ है कि 500 रुपये का 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए, साधारण ब्याज का भी आपसे सवाल पूछ लिया, मतलब सब कुछ उठा के आपसे पूछ लेगा जो आपके सिलेबस में ना भी दिया हो। कोई डिपेंड नहीं, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है, आप किसी को कह भी नहीं पाएंगे, वो भी सवाल आपका आ जाएगा और आपको करना पड़ेगा, इसलिए पहले से तैयार होकर जाइए। और ये जो क्वेश्चन है ये कोई मैं अपने मन से नहीं करा रहा हूँ, ये 2018 का पेपर है, जो पूछा गया पेपर है, 2018 में यही पेपर आया था। ठीक है, तो देखिए क्या दिया, इसको करने के आपको 2 तरीके हैं। साधारण ब्याज आपको पूछ रहा है तो 2 तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट फार्मूले से निकाल सकते हैं या फिर आप एक अलग मेथड है उससे निकाल सकते हैं। तो यदि आप जाएंगे फार्मूले की तरफ
तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज का, वो होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बट्टा में 100। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है आपका। यदि इस फॉर्मूले पे हम रखें तो मूलधन हमारा क्या दिया हुआ है, 500 दिया हुआ है, ठीक है। 12% हमारी दर दी हुई है, यानी कि 12% दर से ब्याज लग रहा है। समय हमारा दिया हुआ है 3 साल का, अब बट्टा में 100 है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 पचे कितना 60 हो जाएगा, 6 त्रिके 18, यानी कि 180 रुपये आपका क्या होगा, ब्याज हो जाएगा, ठीक है। तो या तो आप फॉर्मूला को याद रख लीजिए, या मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ। देखिए कह रहा है कि 500 रुपये पर हमको 1 साल में 12% की दर से, यदि हम 500 रुपये का 12% निकालें, 12%, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे और 12 पचे कितना हो जाएगा 60। ये जो 60 रुपये है ये 1 साल का ब्याज है आपका। 1 साल में आपको 60 रुपये ब्याज मिल रहा है 500 रुपये पे, यदि 12% दर हो ब्याज की। यदि 1 साल में हमें 60 रुपये मिल रहा है तो 3 साल में कितना मिलेगा, 6 त्रिके 18, 180 रुपये हमें ब्याज मिलेगा कितना, 3 साल में। तो आपका ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, या आप फॉर्मूला याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। 1 साल का ब्याज निकाल लीजिए और जितने साल का पूछा है उससे गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 14 नंबर सवाल क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है एक्स वाई माइनस जेड प्लस वाई जेड माइनस एक्स प्लस जेड एक्स माइनस वाई। इसको सरल करने को कह रहा है। तो ऐसे सवाल ज़्यादातर कट पिट के आंसर 0 ही आता है, फिर भी हम इसे सॉल्व करेंगे और देखेंगे। देखिए x को y से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा। अब x से z को गुणा करेंगे, मगर इस चिन्ह को ना भूलिएगा कभी भी। x से z को गुणा करेंगे x से z आ जाएगा। अब y से z को गुणा करेंगे y z आ जाएगा, और y से x को गुणा करेंगे माइनस इसको बीच में y x आ जाएगा, प्लस हमारा है z से x को गुणा करेंगे z x आ जाएगा, z से y को गुणा करेंगे और जेड वाई आ जाएगा। अब देखिए क्या क्या कटने वाला है। यहाँ पे एक्स वाई है प्लस का, अब इसमें देखिए कहीं एक्स वाई दिख रहा है माइनस का, तो आप कहेंगे जी हाँ यहाँ पे दिख रहा है, ये एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो दोनों कट जाएंगे। अब देखेंगे एक्स और जेड माइनस का, तो हमें प्लस का एक्स जेड ढूंढना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्स और जेड है वो भी प्लस का, तो इससे ये कट जाएगा। वाई जेड प्लस का, वाई जेड माइनस का, इससे ये कट जाएगा, 0 हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ज़्यादातर सवालों में आपका आंसर 0 ही आता है। चलिए एक सवाल और दिया हुआ है कि एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिनों के भोजन की सामग्री है। यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ जाएं तो भोजन सामग्री कितने दिन में समाप्त हो जाएगी। देखिए इस सवाल को करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। याद रखेंगे तो बहुत बेहतर है, क्योंकि ये सवाल अक्सर एग्ज़ाम में आ जाता है और आप बहुत इजीली इसको बना ले जाएंगे यदि फॉर्मूला आपको याद है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपका होता है m1d1 h1 बटा w1 बराबर m2d2 h2 बटा w2। m1 यहाँ पे आदमियों की संख्या है, मैन पावर है, d1 दिन है, h यहाँ पे आवर यानी समय दिया हुआ है, और w1 कार्य है। ऐसे यहाँ पे दूसरी यूनिट दी हुई है, वही आदमी यहाँ पे दिनों की संख्या, समय और कार्य दिया हुआ है। कह रहा है 50 छात्रों के लिए 40 दिन का भोजन था। 50 छात्र यानी कि जो आदमी हैं या बच्चे हैं वो 50 हैं। 40 दिनों का भोजन था,
यानी कि H1 का मान दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 40 दिन। अब दूसरी जगह पे ये कह रहा है कि 30 छात्र और आ जाते हैं, यानी कि जो आदमी हैं या बच्चे हैं M2 है, पहले 50 था, 30 और आ गए, हमारा कितना हो गया, 80 हो गया। तो अब भोजन कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, यानी समय पूछ रहा है, यानी कि H2 पूछ रहा है, जो कि हमें नहीं पता है। फॉर्मूले में हमें H1 या D1 की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, D2 की ज़रूरत नहीं है, W1 की नहीं है, W2 की नहीं है, तो इसे हम हटा देते हैं। M1 की जगह पे M1 का मान रखते हैं 50, H1 की जगह पे H1 का मान रखते हैं 40 बराबर M2 की जगह पे M2 का मान रखते हैं, और H2 तो हमें निकालना ही है, तो उसे हम X मान लेते हैं। तो X ये गुणा रहेगा, यहाँ पे X अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है, ये 50 है गुणे 40 है, 80 जो यहाँ पे है गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है, 1 0 से 1 0 गया, 4 से 2 बार में, 2 से इसे काटेंगे 25 बार में, X का मान आपका 25 दिन, 25 डेज, यानी कि पहले जो भोजन था वो 40 दिन का था, और जब 30 छात्र और आ गए तो आपका भोजन कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 25 दिन में ख़त्म हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि जब आदमियों की संख्या बढ़ गई है, यानी खाने वालों की संख्या बढ़ गई है, तो भोजन की तो संख्या घट जाएगी ना, अब कि जल्दी भोजन समाप्त होने लगेगा। इसको आप नोट कर लीजिए। एक अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल दिया हुआ है 117 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग सेंटीमीटर, इसकी लंबाई दी हुई है, चौड़ाई पूछ रहा है। देखिए, एक आयताकार गत्ता है, हम जानते हैं कि आयत की सम्मुख भुजाएं समान होती है। आयत का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 117 से, लंबाई हमें दी हुई है 13 सेंटीमीटर, और चौड़ाई हमसे पूछ रहा है, ठीक है। x अपनी जगह पे रहेगा, 117 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है क्षेत्रफल आपका, 13 सेंटीमीटर इसकी लंबाई दे रखा है, 13 से काटेंगे, 13 निम्मा 117 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर गया, 1 सेंटीमीटर बचा है आपका, यानी कि आपका जो चौड़ाई है वो क्या आ गई, 9 सेंटीमीटर आपकी चौड़ाई आ गई। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे। फार्मूला याद रखिएगा, आयत के क्षेत्रफल का लंबाई गुणे चौड़ाई, वर्ग का हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, भुजा का स्क्वायर होता है। अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 270 मीटर है, एक खंबे को 9 सेकंड में पार कर लेती है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, याद करना है हमें। देखिए, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई जो है 270 मीटर है, वो एक खंबे को 9 सेकंड में पार कर लेती है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी रफ्तार हमें बतानी है। देखिए, एक ये खंबा है, ठीक है, और जो रेलगाड़ी है, मान लीजिए ये रेलगाड़ी है, बहुत ही ख़राब बनाई है मैंने समझने के लिए, ठीक है, उसकी लंबाई है 270 मीटर। अच्छा, खंबे की अपनी कोई लंबाई नहीं मानते हैं, क्योंकि खंबा तो गोल होता है, उसकी कोई लंबाई को नगाड़े के बराबर मानेंगे, ठीक है। तो 270 मीटर की लंबाई को वो 9 सेकंड में पार कर ले रही है, यानी कि उसकी जो रफ्तार है वो 270 मीटर 9 सेकंड में है, ठीक है। एक बात यहाँ पे देखने वाली है कि यदि 9 सेकंड में वो 270 मीटर दूरी चल रही है ट्रेन, तो 1 सेकंड में वो कितना दूरी तैयार करेगी, 270/9, यानी कि अगर इसे काटेंगे 9 तरीके 27, यानी कि 1 सेकंड में वो 30 मीटर चल रही है। जो ट्रेन है वो 1 सेकंड में 30 मीटर चल रही है, तो 60 सेकंड में कितना चलेगी, 30 गुणे 60, यानी कि 180 मीटर, 180 मीटर नहीं,
इसका 0 और इसका 0, 2 0 हो जाएंगे ना, यानी कि 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट में वो 1800 मीटर चल रही है। 1800 मीटर का आपका मतलब हो गया 1.8 किलोमीटर, क्योंकि हम जानते हैं कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, तो 1800 मीटर बराबर 1.8 किलोमीटर। देखने वाली बात यह है कि यदि 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट में कोई ट्रेन 1.8 किलोमीटर चल रही है तो 1 घंटे में कितना चलेगी। 1 घंटे में हम जानते हैं 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट में अगर 1.8 किलोमीटर तो 60 मिनट में कितना हो जाएगा 1.8 गुणे 60। गुणा कर देंगे हम, गुणा करते हैं इसको, 6 × 48, 6 × 6, 6 × 4 10, यानी कि और एक पॉइंट से पहले, एक संख्या से पहले हमारा पॉइंट है तो यानी कि यहाँ पॉइंट लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि उसकी रफ्तार 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, क्योंकि हमने घंटा निकाल दिया और किलोमीटर में भी उसकी चाल निकाल दी। ठीक है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल कितनी आ गई 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। ये तो था आपका प्रैक्टिकली सोच के जब आप बनाएंगे तो इस मेथड से बना सकते हैं। दूसरा तरीका आपका एक और है बनाने के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो अच्छा लगे आप उससे बना लीजिएगा। ये रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 270 मीटर है। इसको यदि हम मीटर से किलोमीटर में बदलें, 270 मीटर को यदि हम किलोमीटर में बदलें तो हम इसे 1000 से भाग देंगे। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि इसकी लंबाई ये किलोमीटर में आ गई है। ठीक है, 270/1000 किलोमीटर हो जाएगी इसकी लंबाई। ठीक है, अब हमने इसे किलोमीटर में चेंज कर दिया। यदि हम इसे लिखना चाहें तो हम इसे 0.270 किलोमीटर भी लिख सकते हैं, यानी कि 0.270। ऐसा लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप इतना ही मान के चलिए 270/1000। अब हमने उसकी जो लंबाई थी उसको किलोमीटर में चेंज कर दिया। अब समय को हमें घंटे में बदलना है। 9 सेकंड दिया हुआ है समय। यदि 9 सेकंड को हमें मिनट में बदलना है तो हम क्या करेंगे 60 से भाग देंगे। ठीक है, और अभी इसे हमें घंटा में ही बदलना है, अभी तो हमने मिनट में बदला, तो घंटे में बदलने के लिए हम 60 से इसमें गुणा करेंगे, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये हमने इसे घंटे में चेंज कर लिया और ये इसे किलोमीटर में। अब ये कह रहा है कि इतने किलोमीटर इतने घंटे में। ठीक है, यानी कि 9/60 × 60 घंटे में वो कितनी दूरी तय कर रही है ट्रेन जो है 270/1000 किलोमीटर। इतने घंटे में इतना किलोमीटर, तो एक घंटे में 270/1000, और ये जो है ये भी इसके बट्टे में आ जाएगा, यानी कि 9/60 × 60 हो जाएगा। अब इसको गुणा कैसे करेंगे, हमारा जो ये 60 × 60 है ये चला जाएगा इसके पास और ये आ जाएगा इसके पास। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इस मेथड को आप नोट कर लीजिएगा। चलिए मैं यहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए 270 से हम इस 60 × 60 को गुणा करेंगे, 60 × 60 बटे में 1000 से 9 को गुणा करेंगे, 1000 से गुणे 9, 1 2 3 0 1 2 3 0, 9 से 9 3 27, 6 6 18 × 6, 18 से 6 गुणा करेंगे तो हमारा 108 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे भी वही आ गया। ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं आपके पास निकालने के, या तो आप इसको निकाल लीजिए या तो आप इससे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, जो भी आपको पसंद आता है उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों तरीकों को आप नोट कर लीजिए, या जो आपको अच्छा लग रहा है उसे नोट कर लीजिए। आई होप आपको ये दोनों तरीके समझ में आए होंगे। ठीक है, एक लास्ट हमारा सवाल दिया हुआ है कि एक उद्यान में विभिन्न प्रजातियों के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी हुई है। तो देखिए यहाँ पे एक सारणी दी हुई है, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, जिसमें गुलाब है 300, गुलाब के पौधे हैं
300, गेंदा के 250, जूही के 100, डहेलिया के 150 और रजनीगंधा के 450। अब इसको हमें पिक्टोग्राफ वाला दिखाना है। तो अभी मैंने आपको पिक्टोग्राफ वाला 2017 का जो पेपर था वो मैंने सॉल्व करवाया था, तो आपको पिक्टोग्राफ मैंने बताया। तो पिक्टोग्राफ में मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि सबसे पहले आपको एक संकेत ढूंढना होता है, संकेत एक रखना होता है कि इतना बराबर इतना, ठीक है। जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं एक हमको ऐसी संख्या देखनी पड़ेगी ना जो इन सब को भाग कर दे। तो हमें दिख रहा है कि 50 जो है 50 इसमें सबको भाग कर देगा। तो 50 को हम कुछ मान लेते हैं एक संकेत के रूप में, ठीक है। तो 50 बराबर हम कोई फूल बना सकते हैं या फिर कोई चीज़ बना सकते हैं। तो हमने स्माइली बना लिया, ठीक है, कि एक स्माइली को हम 50 के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यदि एक स्माइली की वैल्यू 50 है तो यदि हमें 300 दिखाना होगा, यानी कि 300 पौधे हैं, तो 50 को यदि हम 300 से भाग देंगे तो 6 हमें हमारे स्माइली मिल जाएंगे। तो हम इस तरह से जब 6 स्माइली बना देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमने 300 फूलों को दर्शा दिया, ठीक है। 3 और 3 6, क्योंकि एक स्माइली की वैल्यू 50 है, 2 की 100, 150, 200, 250 और ये 300। तो इस तरह से हम पिक्टोग्राफ बनाते हैं और पिक्टोग्राफ द्वारा हम चीज़ों को दर्शाते हैं। तो आज का हमने पूरा 2018 का पेपर देख लिया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए जो आपको समझ में आए होंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा है जो आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उसको आपको दोबारा बता देंगे अगले वीडियो में और आपको और बेहतर तरीके से समझा देंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारी मेहनत जो भी है, हम जो भी मेहनत कर रहे हैं वीडियो बनाने में, उसको कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।